गुड मॉर्निंग सभी विद्यार्थियों को। आज की इस कक्षा 12 की व्यवसाय दिन की क्लास में आप सभी का स्वागत। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक अभिप्रेरणा की अवधारणा। हमारा टॉपिक चल रहा था और उसी क्रम में हमने मास्लो की क्रमबद्ध आवश्यकता की अवधारणा, विचारधारा और हजबर्ग की विचारधारा का अध्ययन कर लिया था। और आज हम अध्ययन करने वाले हैं मैकग्रेगर की एक्स और वाई विचारधारा और विलियम ऑची की जेड विचारधारा लेकर। देखिए, मैकग्रेगर की एक्स और वाई विचारधारा जो है वो कर्मचारियों, अधीनस्थों की अभिवृत्तियों का अध्ययन कर उन्होंने दो विचारधाराएं यहाँ प्रस्तुत की है। मैं इसका आधार क्या है आप पहले इसको समझ लें। दो प्रकार की विचारधारा प्रस्तुत की है और उन विचारधाराओं का अध्ययन करके हम उन्हें अभिप्रेरित कर सकते हैं। किसी कार्य को अपनी इच्छा अनुसार करवाने के लिए उन लोगों को हम अभिप्रेरित कर सकते हैं। एक नकारात्मक दो परस्पर विरोधी विचारधाराएं हैं, एक्स विचारधारा और वाई विचारधारा। एक्स विचारधारा जो है वो नकारात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है कर्मचारी के प्रति, जबकि वाई विचारधारा जो है वो कर्मचारी के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखती है। दोनों ही दृष्टिकोणों का अध्ययन कर हम कर्मचारियों को अभिप्रेरित कर सकते हैं, ऐसा मानते हैं मैकग्रेगर। यहाँ से प्रश्न भी इस वर्ष आया हुआ है बोर्ड के एग्जाम के अंदर। तो देखिए, मैकग्रेगर की एक्स और वाई विचारधारा, इसके जो प्रतिपादक हैं वो है डगलस मैकग्रेगर। उनका पूरा नाम है डगलस मैकग्रेगर। ये लेखक है, राइटर है और मनोवैज्ञानिक भी है। ठीक है, इस विचारधारा को इन्होंने प्रस्तुत किया है, वो उनकी एक पुस्तक है, उसके अंदर इस विचारधारा को प्रस्तुत किया है। ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइजेस नाम की पुस्तक है, उसमें इन्होंने इस मान्यता को वर्णन किया है। देखिए, यहाँ पर हम बात करेंगे क्या मान्यता थी कि मानव अभिवृत्ति और व्यवहार के संबंध में परस्पर दो विचारधाराएं उन्होंने प्रस्तुत की हैं। एक्स विचारधारा जो नकारात्मक दृष्टिकोण, कर्मचारी के प्रति नकारात्मक और निराशावादी दृष्टिकोण को रखती है, जबकि वाई विचारधारा जो है वो कर्मचारी के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को रखती है। ठीक है, और इन दृष्टिकोण इनका अध्ययन करके हम किसी संस्थान या उपक्रम में कार्यरत कर्मचारियों को अभिप्रेरित कैसे कर सकते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले नकारात्मक दृष्टिकोण की बात करेंगे। एक्स विचारधारा जो है उन्होंने माना है कि कर्मचारी जो होता है वो स्वभावतः आलसी होता है, कार्य से जी चुराता है, ठीक है, और कार्य से बचना चाहता है। दूसरी बात उन्होंने कही है कि जो कर्मचारी होते हैं वो उत्तरदायित्व से भागते हैं, बचते हैं, जिम्मेदारियां लेना नहीं चाहते हैं। तीसरी जो बात थी, उन्होंने उस अध्ययन के अंदर देखा कि परिवर्तनों का विरोध करते हैं। कई कर्मचारी को अध्ययन किया होगा तो उनमें उन्होंने पाया कि वो कुछ इनोवेशन, नवाचार का विरोध करते हैं, वो परंपरागत रूप से चलना चाहते हैं। फिर है महत्वाकांक्षी नहीं होते हैं वो लोग। उन्होंने ये भी कहा है कि कर्मचारी जो होते हैं वो आत्म केंद्रित और स्वार्थी होते हैं, जबकि प्रबंधन के अंदर सामूहिक हित की जब बात आती है तो स्वहित का त्याग करना माना गया है। लेकिन यहाँ पर मैकग्रेगर कहते हैं कि जो कर्मचारी वर्ग होता है वो आत्म केंद्रित और स्वार्थी होता है। ठीक है, जो अपने बारे में सोचता है, संस्थान के बारे में, उपक्रम के बारे में नहीं सोचता है। इसके बाद उन्होंने कहा है कि कार्य करने के लिए कर्मचारियों से, अधीनस्थों से कार्य करवाने के लिए दंड, भय और प्रताड़ना का सहारा लिया जाए, उनको डराया जाए, उनको प्रेशर से कार्य करवाए जाते हैं और आर्थिक और वित्तीय लाभों के लिए ही वो कार्य करते हैं। उस संस्था की उन्नति के लिए या उस संस्था के हित के लिए वो कार्य नहीं करते, वो अपनी आवश्यकताओं के आधार पर आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं। ये एक्स जो विचारधारा है वो इस तरह के नकारात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है
किसी संस्थान के अंदर उपक्रम के अंदर कार्यरत कर्मचारी के प्रति। उसी संदर्भ में उन्होंने वाय विचारधारा प्रस्तुत की जो कर्मचारी के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। तो वाय विचारधारा उनकी क्या है? तो वाय विचारधारा के अंदर उन्होंने बताया कि कर्मचारी जो होता है वो कार्य को स्वाभाविक व सहज क्रिया मानते हैं, स्वाभाविक रूप से कार्य करते हैं, ठीक है ना। किसी संस्थान के अंदर जो कर्मचारी अधीनस्थ जो होते हैं, ठीक है ना, जो मानवीय संसाधन होते हैं वो कार्य के प्रति कार्य को सहज क्रिया मानते हुए और स्वाभाविक रूप से उस कार्य को संपन्न करने का प्रयास करते हैं। इसके बाद उन्होंने कहा है कि वो हमेशा नवीन विधियों, नई तकनीकों, नई विधियों को, परिवर्तनों को स्वीकार करते हैं, कल्पनाशील होते हैं, सृजनशील होते हैं और महत्वाकांक्षी होते हैं, उत्तरदायित्व को स्वीकार करने वाले होते हैं। इसके बाद उन्होंने कहा है कि वे स्वप्रेरित व स्वनियंत्रित होते हैं। देखिए किसी भी संस्थान के अंदर कार्यरत जो कर्मचारी होता है वो स्वप्रेरित होता है। जब उसको कोई काम की जिम्मेदारी दे दी जाती है, उत्तरदायित्व दे दिया जाता है, जिम्मेदारी दी जाती है, तो इसके बाद वो अपने कार्य की रूपरेखा निर्धारित करता है और उस कार्य को किस हिसाब से करना है, किस समय में करना है और किन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, इसलिए वो स्वनियंत्रित भी होता है। अपनी क्षमता व योग्यता का अधिकतम सदुपयोग करते हैं और जो लास्ट पॉइंट था नकारात्मक दृष्टिकोण के अंदर कि वो अपने आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं, पैसों के लिए कार्य करते हैं। जबकि इसके अंदर उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है, कर्मचारी जो होता है वो अपने स्वाभिमान और आत्मविश्वास के लिए भी कार्य करते हैं। जबकि इस पॉइंट को हमने उसके अंदर पढ़ा है अभिप्रेरणा की तकनीकों के अंदर। तो अवित्तीय तकनीकों के अंदर ये पॉइंट होता है कि हम कर्मचारी को किस माध्यम से अभिप्रेरित कर सकते हैं, तो उसके स्वाभिमान को रख करके, ठीक है ना, आत्मविश्वास को रख करके, उसके ऊपर विश्वास करके, ठीक है ना, उसको हम प्रोत्साहित कर सकते हैं, अपने हिसाब से कार्य करवा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये मैक ग्रेगर कहते हैं इन दोनों ही विचारधाराओं को, दोनों ही दृष्टिकोणों का अध्ययन करने के बाद हम किसी कर्म संस्थान के अंदर कार्यरत कर्मचारी को अभिप्रेरित करने की तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं कि हमें कर्मचारी को अभिप्रेरित कैसे करना है, ठीक है। तो ये बात उन्होंने यहाँ पर बताई थी। अगली जो विचारधारा हम पढ़ने जा रहे हैं वो है विलियम ओची की जेड विचारधारा, ठीक है। विलियम ओची की जेड विचारधारा, उनकी जो प्रमुख पुस्तक है थ्योरी जेड, हाउ अमेरिकन बिजनेस कैन मीट द जापान चैलेंज। मतलब उन्होंने जो अपनी ये विचारधारा जेड विचारधारा प्रस्तुत की है, उस विचारधारा की जो आधार है, मान्यता है, वो उन्होंने दो देश जापान और अमेरिका के प्रबंध के आधार पर, प्रबंध की तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर अपनी विचारधारा को प्रस्तुत किया है, ठीक है। तो उनकी वो प्रमुख पुस्तक है थ्योरी जेड, हाउ अमेरिकन बिजनेस कैन मीट द जापान चैलेंज। 1981 के अंदर उन्होंने इस पुस्तक को लिखा था, ठीक है। अब बात करते हैं जापान का जो प्रबंध है उसके तीन मूल आधार हैं। कौन कौन से? विश्वास, मर्मज्ञता और आत्मीयता। मतलब जापानी जो प्रबंध है, जापान के जो व्यवसायिक संस्थान है, वहां पे जो प्रबंध किया जाता है, तो उसका जो आधार है वैसे वो एक तो विश्वास, कर्मचारियों पर विश्वास, अपने अधीनस्थों पे विश्वास, कलीग पे विश्वास किए, फिर मर्मज्ञता, ममत्व रूप से और आत्मीयता से व्यवहार किया जाता है और उसके आधार पर, उसको आधार मानते हुए प्रबंध का कार्य किया जाता है। तो उसके कुछ पॉइंट है, उनकी पर बात करेंगे। सबसे पहली बात आती है आजीवन रोजगार योजना। मतलब वहां पर जो व्यक्ति कार्य करता है उसको परमानेंट, निश्चित तौर पर उसको आजीवन रोजगार प्रदान किया जाता है, ताकि उसका जो जॉब सिक्योरिटी का जो डर होता है वो समाप्त हो जाता है और उसे विश्वास होता है कि मुझे यहाँ पे काम करना है, पूरे मन से काम करना है, इसलिए वो अपना संपूर्ण 100% देकर के कार्य करता है। फिर है मंद गति से मूल्यांकन। मतलब यूं नहीं कि आज काम दे दिया और तुरंत उसका मूल्यांकन कर दिया। मतलब अगर किसी व्यक्ति को, कर्मचारी को जो जिम्मेदारी दी गई है तो उसको लंबे समय तक दिया जाए उस कार्य के अंदर, और इसके बाद उसका दिन प्रतिदिन उसका मूल्यांकन किया जाए, ठीक है, और फिर उसको पदोन्नति दी जाए, उसको एप्रिशिएट किया जाए।
इसके बाद है जीवन वृत्ति पर, ठीक है। तो व्यक्ति कार्य करता है तो उसको उसके जीवन जीने के लिए, उसकी जो आधार आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसके कार्य के अनुसार, उसकी योग्यता के अनुसार उचित वेतन भत्ते भी उसको प्रदान किए जाए। फिर है मानवीयता पर बल, ठीक है, क्योंकि व्यक्ति मानव समुदाय से होता है, ठीक है, तो उसकी कोई अपनी पारिवारिक स्वयं की कुछ आवश्यकताएं होती है, तो ऐसी कंडीशन में भी उनकी मानवीयता पर मानवता का उदाहरण आपको देना चाहिए, ऐसा ये बताते हैं विलियम ओची। फिर है सामूहिक निर्णय, किसी भी कार्य को करने के लिए, ठीक है ना, कोई निर्णय लिया जाता है तो जापान के अंदर ये है कि सामूहिक निर्णय मतलब कर्मचारियों से, अधीनस्थों से, प्रबंधक के प्रत्येक स्तर के प्रबंधकों से राय ली जाती है, ठीक है, सलाह ली जाती है और इसके बाद सामूहिक रूप से निर्णय लिया जाता है जिससे वो स्व अभिप्रेरित होते हैं कि यार हमसे पूछा गया। फिर है मानव संसाधन विकास और अनौपचारिक नियंत्रण, ये दो पॉइंट है। मानव संसाधन विकास मतलब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है ना, एक डिपार्टमेंट होता है वहां पे, सब जगह होता है मानव संसाधन विकास, जो मानवीय संसाधन है उनके विकास को लेकर के, ठीक है, जैसे जो श्रम संघ है, ठीक है, कर्मचारी यूनियन जो है, इस तरह का जो मानवीय संसाधन विकास का जो यूनिट होती है वो कार्य करती है, तो जिससे वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। तो इस तरह से विलियम ओची की जेड विचारधारा उन्होंने प्रस्तुत की। उनकी विचारधारा का मुख्य आधार जो था वो अमेरिका और जापान के प्रबंधन की तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर था और जापानी प्रबंधन के मूल आधार विश्वास, नम्रता और आत्मीयता के आधार पर हैं, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है, ठीक है। तो यूनिट सेकंड का अध्याय 4 अभिप्रेरणा हमारा टॉपिक चल रहा था। तो यहाँ से 4 नंबर का प्रश्न आपको पूछा जाता है। देखिए प्रश्न किस क्षेत्र से आ सकता है। तो एक तो अभिप्रेरणा का अर्थ, परिभाषा, विशेषता और आवश्यकताओं से पूछा जा सकता है, बड़ा प्रश्न। दूसरा पूछा जाता है जो प्रश्न वो है आपका अभिप्रेरणा की अवधारणाओं को लेकर के, और तीसरा जो प्रश्न है वो अभिप्रेरणाओं की तकनीकों को लेकर के पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैकग्रेगर की 122 विचारधारा से प्रश्न पूछा गया है। तो इस बार तकनीकों से या परिभाषाओं से या फिर आपकी मास्लो की अवधारणा से प्रश्न आने की संभावना है, ठीक है। थैंक यू।